हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का बुक बी हाइव का लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ेंगे। दिस लेसन इज़ अबाउट अ वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जिसको कि हम लोग सब जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक साइंटिस्ट का मतलब माइंड ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही वो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, लेकिन ही हैड ब्यूटीफुल हार्ट ऑल्सो। ठीक है, उनका जो एप्टीट्यूड था बहुत ही ह्यूमन एप्टीट्यूड था टूवर्ड्स पब्लिक, है ना, बिकॉज ही यूज टू प्रमोट वर्ड पीस, नॉन वायलेंस ऑल्सो। ठीक है, ही हैड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बहुत ही मानवता के प्रति उनके और विश्व शांति के प्रति वो बहुत सक्रिय रहे थे। तो इसलिए ही हैड अ ब्यूटिफुल माइंड। दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। सो बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? कौन होता है जब आप सुनते हैं वर्ड जीनियस? सुनते हैं, जीनियस होता है जो बहुत ही टैलेंटेड होता है, बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। तो आप क्या सोचते हैं? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन होता है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आपके हिसाब से जो जीनियस लोग होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago। और अब हम एक ऐसे यंग जर्मनी के एक सिविल सर्वेंट कहते हैं बहुत ही जो लोगों की सेवा करता है, जन सेवक के बारे में पढ़ेंगे, जिसने करीब 100 साल पहले लोगों को एक बहुत ही तूफान की तरह कुछ बताया। In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers। 1905 की गर्मियों में एक 26 साल के आदमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कि एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट थी वो, यानी कि बहुत ही अभूतपूर्व पेपर्स थे वो, बहुत ही जिसमें बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और एक के बाद एक क्विक सक्सेशन माने हुए लगातार तांता लगा दिया रिपोर्ट्स का। और ये थी अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी। इनके बारे में 4 चीज़ें जो हैं, अबाउट लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में एंड एनर्जी के बारे में 4 रिपोर्ट लगातार तांता लगाते। क्विक सक्सेशन होता है, फटाफट रिपोर्ट प्रकाशित की एक 26 साल के आदमी ने। हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos। और उनके जो उन्होंने पब्लिश किया वो हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही पेजों में साइंस की जो जर्नल्स प्रकाशित होते रहते हैं, जर्नल्स होते हैं जिसमें साइंस की जो कोई नया इन्वेंशन होता है, कोई नई थ्योरी आती है, वो सब पब्लिश की जाती है। तो हो सकता है कि कुछ ही पेज लिए हों उसमें, लेकिन उन्होंने जो संसार को, इंटायर कॉस्मॉस को, पूरे समस्त ब्रह्मांड को एक चेंज कर दिया। और किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और इंटायर कॉस्मॉस के बारे में जो भी लोगों की सोच थी उसको पूरा चेंज कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। और आइंस्टाइन जो है जीनियस का सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची हो गया। ठीक है, ही वॉज सो टैलेंटेड कि आइंस्टाइन मीन्स जीनियस। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन। उनके 50 साल उनकी डेथ के होने के बाद भी वो आइंस्टाइन जो हैं अभी तक उनकी जीनियस जो उन्होंने प्रतिभाशाली खोजें की, वो उनका शासन अभी भी चलता है, मतलब वो अभी तक मानी जाती हैं। Now one, Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे और जर्मनी की एक सिटी, और सिटी का नाम था उल्म, और विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड टू फॉर ग्रेटनेस। और कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था जब वो पैदा हुए थे कि वो इतने ग्रेट, एक महान आदमी बनेंगे, है ना। डेस्टिन होता है फेट, भाग, उनका कहीं ऐसा कोई नहीं समझ में आ रहा था उस समय जब वो पैदा हुए थे, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी
हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, लेकिन जबकि उनकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट जो है एक फ्रीक है। फ्रीक होता है अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। जो बाकी जैसे लोग नॉर्मल लोग होते हैं उनसे अलग दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा सा एबनॉर्मल कह दीजिए, कि जो लेस इंटेलिजेंस होती है उसमें, तो उसको फ्रीक कहते हो। तो उनकी मदर को कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत लगता था कि वो एक फ्रीक है, मतलब नॉर्मल नहीं है। क्यों टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लॉज, और उनको, उनकी मामी को उनका सर भी और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा दिखाई देता था। उनका सर उनके हिसाब से थोड़ा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज इन टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन जो थे अभी तक बात नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Uttered होता है to say, कहते थे, है ना, said है यहाँ पर। और जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू किया तो वो हर चीज़ को 2 बार कहते थे, है ना, जो भी सेंटेंस बोलते थे उसको रिपीट करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और आइंस्टाइन जो थे वो समझ नहीं पाते थे कि वो अपने और बच्चों के संग क्या करें, क्योंकि जो उनके प्लेमेट्स थे, उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो ये छोटा सा वो अपने आप ही खेला करता था। आइंस्टाइन मतलब अपने आप खेलते थे। प्लेड बाय हिमसेल्फ, टर्न द पेज, मच ऑफ द टाइम, आप ज़्यादातर समय अपने आप अकेले खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और उसको स्पेशली जो मैकेनिकल टॉयज़ होते हैं, तो जैसे रिमोट से चलने वाले या जिसमें इंजीनियरिंग कुछ काम करती है, तो वो उनको वाले टॉयज़ पसंद थे खेलने। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। और जब उन्होंने अपनी एक बहन जब उनकी पैदा हुई, उसका नाम था माजा, जब उन्होंने उसको देखा तो उसको देखकर उन्होंने कहा इसकी व्हील कहाँ है। उनको लगा कि वो भी एक छोटी सी टॉय है और ज़रूर व्हील पे चलती होगी, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि इसकी व्हील कहाँ है, कैसे चलेगी। ठीक है। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success of anything। जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने एक दिन उनके फादर से कहा कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन में जाए लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिलेगी किसी चीज़ में। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। और उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो बजाएं। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अम्यूचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और वो बाद में एक गिफ्टेड अम्यूचर होता है, मतलब कि जो प्रोफेशनली नहीं बजाता लेकिन हॉबी के तौर पे बजाता है, तो ऐसे एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बने और उन्होंने उसको पूरी ज़िंदगी बनाए रखा है। ठीक है, वो वायलिन बजाते थे, हालांकि प्रोफेशनली नहीं लेकिन एज ए हॉबी। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य नहीं थे, बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। उन्होंने अपना हाई स्कूल म्यूनिक में किया, म्यूनिक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पर किया जहाँ वो 15 महीने के थे, वहाँ पर उनकी फैमिली मूव कर गई थी म्यूनिक की तरफ। ठीक है, म्यूनिक में रहने चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हाई स्कूल में उनको ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए थे, अच्छे मार्क्स मिले थे उनको। आइंस्टाइन हेटेड फॉर स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन जो थे उनको जो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इतना कड़क था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, उनकी कई बार अपने टीचर्स के संग क्लैश हो जाता था, मतलब कहा सुनी हो जाती थी, या मतलब उनके आगे टीचर्स के अगेंस्ट होते थे वो। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल देयर एंड ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड होता है कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, फॉर एवर। और 15 साल की उम्र में उन्होंने बहुत ही स्टिफिल्ड, ही फेल्ट स्टिफिल्ड देयर, मतलब कि उनको वहाँ पर घुटन होती थी, सफोकेशन होता था, और उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और 1 साल पहले ही अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलान की तरफ, मिलान एक सिटी का नाम है, इटली में है, जो कि
वहाँ की तरफ मूव कर गए एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को उन्होंने अपने रिलेटिव्स के संग, रिश्तेदारों के संग छोड़ दिया. अल्बर्ट प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आइंस्टाइन got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was liberal than Munich. और अपने बहुत लंबे प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद, एक लंबे डिस्कशन के बाद अपनी फैमिली के साथ आइंस्टाइन ने को अपनी विश कि वो अपनी एजुकेशन एक जर्मन स्पीकिंग कंट्री, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर जर्मन और फ्रेंच बोली जाती है, तो जर्मन स्पीकिंग कंट्री स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करने की उनको परमिशन मिल गई, क्योंकि वो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था. मतलब वहाँ पर इतना डिसिप्लिन, इतना कड़क नहीं था जैसा कि म्यूनिक में था, क्योंकि वहाँ पर उनको सफोकेशन हो रहा था. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. उनको मैथमेटिक्स में बहुत ही वो गिफ्टेड थे, कि बहुत अच्छी मैथमेटिक्स थी उनकी, और उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी बहुत था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. और अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, अपना स्टडी को लगातार बनाए रखेंगे. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन. डैशिंग यंग मैन मतलब बहुत ही हैंडसम यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैश. और सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ साइंस ही उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती हो, उस स्मार्ट, उस हैंडसम यंग मैन को, बल्कि ही हैड वॉलरस. वॉलरस होता है एक टाइप होता है, एक वैसे एक जानवर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक मूँछों का एक प्रकार होता है कि वो उस टाइप की, आप फोटो में देख सकते हैं कि उस टाइप की मूँछें रखने का, मुस्टैच रखने का भी उनको शौक था. टर्न द पेज. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek. और उनको जो है उनके एक साथ पढ़ने वाली एक दोस्त उनकी, जिसका नाम मेलिवा मैरिक था, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था. whom he found to be a clever creature, जिसको कि उनके हिसाब से वो काफ़ी क्लेवर थी. क्लेवर का मतलब है ये काफ़ी शार्प थी, इंटेलिजेंट थी. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और ये जो है एक सर्ब लेडी थी, सर्ब लेडी मतलब सर्बिया की थी, सर्बिया कंट्री वहाँ से आई थी, तो इसलिए वो दिस यंग सर्ब, मतलब वो मेलेवा के लिए कहा जा रहा है कि इस सर्ब लेडी जो थी वो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने आई थी, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में, क्योंकि उस समय यूरोप में कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो लेडीज़ को भी, जो वुमेन फीमेल्स को भी डिग्री प्रदान करती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीनियंस. और एलाई होता है फ्रेंड, और उनमें उनको एक फ्रेंड दिखाई देता था जो कि फिलिस्टीनियंस के अगेंस्ट था. फिलिस्टीनियन बच्चों होता था उस समय कि जो लोग आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए साइड में, कि जो लोग आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद करते थे उस ज़माने में अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे, तो और फिलिस्टीनियंस कहलाते थे फिर वो लोग. तो ऐसे लोगों को, जबकि ये जो है, जो इनकी जो दोस्त थी मेलिवा मैरिक और आइंस्टाइन, दोनों को ही लिटरेचर में भी, म्यूज़िक में भी और आर्ट में भी इंटरेस्ट था. तो ये लोग आपस में इन लोग की दोस्ती हो गई. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. और इन लोगों का यूनिवर्सिटी में जो लोग जो थे, जो को म्यूज़िक आर्ट पसंद नहीं करते थे या फिर लिटरेचर, और उनकी फैमिली में भी जो म्यूज़िक आर्ट और लिटरेचर को पसंद नहीं किया जाता था, तो उनके अगेंस्ट थे. ऑड थे मतलब उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि इन दोनों को ही पसंद था. द कपल फेल इन लव, और दोनों को दे फेल इन लव विद ईच अदर. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. और उस समय जो है अपना बात करने का मीडियम जो लेटर्स होते थे, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो उस समय थी नहीं, तो लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. और जहाँ में वो अपने अफेक्शन को, लव को वर्ड्स के थ्रू लिख के एक दूसरे को बोलते थे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और जिसमें वो साइंस और टेंडरनेस मतलब होता है जो कोमलता, दोनों मिक्स भरी लैंग्वेज में लेटर लिखे जाते थे. एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. रोट आइंस्टाइन, एक बार आइंस्टाइन ने मेलेवा को लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन.
कि कितना हम लोग खुश होंगे और प्राउड होंगे जब हम दोनों मिलकर जो उन्होंने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया था, तो उसके एक विक्टोरियस बहुत ही अच्छे जिस जो विजयी कंक्लूजन होगा उस पे पहुँचेंगे जब हम दोनों मिलके। तो कितना अच्छा लगेगा जब हम दोनों मिलके एक रिलेटिविटी पे काम करेंगे और उसके एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, अच्छे रिजल्ट पे पहुँचेंगे। इन 1900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। और 1900 में 21 साल के थे वो, तो वो ग्रेजुएट हो गए थे, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कर लिया था, बीए कर लिया था, मतलब बीएससी वॉट एवर दे हैड देयर, और अनएम्प्लॉयड। तो लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो एज ए असिस्टेंट टीचर काम करते थे। गेव प्राइवेट लेसन्स, अपने जो प्राइवेट लेसन्स भी बच्चों को देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न बच्चों जर्मनी में एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है, ठीक है। और फाइनली उनको 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट की एक पेटेंट ऑफिस में एक जॉब मिल गई, है ना। पेटेंट ऑफिस होता है जहाँ पर जब कोई नया इन्वेंशन होता है ना, तो जब जैसे कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ नई इन्वेंट करता है, आविष्कार करता है, तो वो उस पर अपना पूरा राइट चाहता है, पूरा अधिकार चाहता है। तो पेटेंट ऑफिस में जब वो कहता है इस बात को कि हमने ये किया, उस पर हम अपना पूरा अधिकार राइट चाहते हैं, तो फिर वो लोग पूरे प्रोसेस चेक करते हैं कि हाँ ये इन्हीं का तो है, किसी से और का तो चुराया हुआ तो नहीं है, इनकी थ्योरी और सब कुछ पूरा जो भी इन्होंने बनाया होता है, जो भी इन्वेंट किया होता है, तो ये सब काम फिर उसको पेटेंट मिलता है, राइट मिलता है। तो वहाँ पेटेंट ऑफिस में ये सब काम होता है। तो वहाँ एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम करते थे वो। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, और जबकि वो और लोगों के इन्वेंशंस को असेस कर रहे थे कि जो इन्वेंशंस लोग करके साइंटिस्ट वहाँ आते थे अपना राइट लेने के लिए, उनके इन्वेंशंस को असेस करते थे कि कैसा है, क्या है ना, इनको पेटेंट मिलना चाहिए कि नहीं। तो आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तब साथ ही साथ वो अपने कुछ आइडियाज़ सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे, यानी कि वो भी कुछ किसी इन्वेंशन पे, किसी साइंस की थ्योरी पे काम कर रहे थे सीक्रेटली एकदम। ही इज सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और जो उनकी जो वहाँ पर वो मजाक में जो जिस डेस्क पे वो काम करते थे उसकी जो ड्रॉर थे जिसमें वो सामान रखते थे उसको वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। कि ब्यूरो होता है ऑफिस, ये सैद्धांतिक फिज़िक्स का ऑफिस है ना, जिसमें थ्योरी, फिज़िक्स से थ्योरी रखी जाती है। तो वो उसमें अपना काम करके उस डेस्क में डाला करते थे, उसको कहते थे हंसी हंसी में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। See number 9. One of the famous papers in 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब यहाँ पर थोड़ा फिज़िक्स का पार्ट है कि 1905 में आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी जो रिलेटिविटी का सिद्धांत तो उन्होंने दिया था, रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा, उन्होंने 1905 में अपनी थ्योरी दी कि टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, है ना। एब्सोल्यूट होता है कि ये परम सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। और उन्होंने कहा कि जो मान ली, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि दो घड़ियाँ हैं जो बिल्कुल एक जैसी चल रही हों, हैं, लेकिन एक उसमें से वहीं पर रह जाए और एक अपनी जर्नी पे चली जाए, लंबी यात्रा पे चलिए। फॉर मान लीजिए एग्जाम की स्पेस में चले जाए, हम सब जानते हैं कि स्पेस में समय धीरे चलता है, ठीक है। तो जब वो वापस जब मिलेंगी तो उनके टाइम में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। ये रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता था। फिज़िक्स वाले जो बच्चे आप पढ़ते होंगे वो जानते होंगे इस बात को, ठीक है। तो वो क्योंकि जो एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब ये परम सिद्धांत नहीं है, फ़र्क पड़ता है जगह का। और इसको इन्होंने आगे भी समझाया है। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन, सी चिल्ड्रन, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। जो एकदम एक जैसी एक्यूरेट क्लॉक होंगी, एकदम एक जैसी, एकदम सही मिली हुई घड़ियाँ, वो भी समय एक जैसा नहीं दिखाएंगी
इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, जब वो फिर से एक अपनी यात्रा करने के बाद वापस मिले। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, एक ना एक घड़ी उसमें फास्ट चल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो फिज़िक्स कहती है कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो प्रिंसिपल जो है कि वो हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होता, वो फिक्स्ड नहीं है कि यही होगा। जैसे न्यूटन का लॉ था कि जो भी ऊपर चीज़ जाएगी वो नीचे ही आएगी, तो लेकिन यहाँ पर रिलेटिविटी का सिद्धांत ये नहीं कहता है, ठीक है। वो कहता है कि फ़र्क पड़ जाता है उसमें। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और जिसने दुनिया को एक बहुत ही फेमस फार्मूला दिया जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। एंड देखिए E=mc², है ना, फिजिक्स वाले सारे बच्चे जानते होंगे ये दिस इज़ द फार्मूला गिवन बाय आइंस्टाइन। अच्छा, इसमें नीचे पे से भी थोड़ा सा दिया हुआ है जिसको मैं आपको समझा देती हूँ। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये जो उन्होंने फार्मूला दिया है, E जो है एनर्जी के लिए दिया है, M इज़ फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कि हम सब जानते हैं कि जो वैक्यूम होता है जहाँ पर एयर नहीं होती, शून्य में लाइट की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया कि जो पिंक ये ब्लू सा जो दिख रहा है उसमें देखिए, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। अगर आप किसी सुंदर सी लड़की के संग, अच्छी सी लड़की से 2 घंटे भी बैठ जाइए तो ऐसा लगता है कि अरे अभी तो बैठे थे 2 ही मिनट तो हुए। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और जब आप किसी गर्म तवे पे बैठ जाइए, गर्म गैस पे, चूल्हे पे बैठ जाइए, तो आपको लगेगा 2 मिनट भी बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे भैया ये तो 2 घंटे के समान है, ठीक है। दिस इज़ रिलेटिविटी, कि सब वो सापेक्ष होती है कि हर जगह हर उस पर फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट पेज। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जबकि unraveling होता है कि बहुत ही, यहाँ पर देखिए मतलब भी दिया है, starting to fall। जब आइंस्टाइन फिज़िक्स के बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तब, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी, उनकी पर्सनल लाइफ जो थी वो फेल हो रही थी, है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। वो चाहते थे कि मेलिवा जो उनकी दोस्त थी, जो म्यूज़िक, लिटरेचर और आर्ट में भी शौक़ रखती थी आइंस्टाइन की तरह, वो उससे शादी करना चाहते थे कि अपनी पढ़ाई के बाद वो उससे शादी कर लेंगे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मम्मी जो थी वो उसके अगेंस्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि वो मेलिवा से शादी करे। शी थॉट मेलिवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि उनको लगता था कि मेलिवा जो है उनके बेटे आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ी है, मतलब वो 3 साल बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मेलिवाज इंटेलिजेंस, और उनको इस बात की चिंता थी कि मेलिवा बहुत इंटेलिजेंट है ना। शी इज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था पॉइंट नंबर 7 में कि आइंस्टाइन भी इसको एज ए क्लेवर क्रिएचर मानते थे कि बहुत ही इंटेलिजेंट शार्प थी वो। शी इज़ अ बुक लाइक यू, और उन्होंने अपने लड़के से कहा आइंस्टाइन से कि ये तो लाइक एक किताब की तरह है जिसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है। हिज मदर सेड, तो उनकी मदर ने अपने बेटे आइंस्टाइन से कहा कि शी इज़ लाइक अ बुक लाइक यू, जैसे कि तुम हो। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस वजह से आइंस्टाइन ने वो अपनी शादी जो उन्होंने सोचा था कि अपनी स्टडीज़ की बात करेंगे वो कैंसिल कर दी। वेडिंग ऑफ मतलब कैंसिल कर दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस पेयर ने, इस दोनों ने फाइनली अपनी शादी की 1903 में जनवरी में, एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ साल बाद उनकी शादी जो थी फॉल्टर्ड होता है, बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ गई। मेलिवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्योंकि हम सब जानते हैं मेलिवा बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन फैमिली की वजह से वो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस जो थे वो कर नहीं पा रही थी, और इस वजह से वो अनहैप्पी रहने लगी थी, अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई थी, है ना, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसको भी अपने सपने होंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो फैमिली प्रेशर से, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है ना, तो फिर वो नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसके जितना एम्बिशंस थे
वो ख़त्म हुए जा रहे थे और इस वजह से वो अनहैप्पी रहने लगी थी और अनहैप्पी हाउस वाइफ रह गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. और लगातार कई साल लड़ाई होती रही उनमें आपस में, हस्बैंड वाइफ में, और फाइनली वो उनका 1919 में डाइवोर्स हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और सेम ईयर यानी 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली थी. 12. Einstein's new personal chapters coincided with his rise to world fame. और जैसे ही उनकी शादी हुई, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर्स कोइंसाइडेड, सेम टाइम, कोइंसाइडेड होता है सेम टाइम, जबकि उन्होंने एल्सा से शादी की, विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और उनको वर्ल्ड फेम मिला, पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि हो गई. 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया, और वो किस पे था? जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया दुनिया को, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी का नियम हम लोग सब जानते हैं कि एवरीथिंग फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, कि अगर हम एप्पल को बाहर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है ना, अपनी तरफ पृथ्वी हर चीज़ को खींचती है. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. और उनके इस जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी के सिद्धांत को एक नया इंटरप्रिटेशन दी, एक नई व्याख्या दी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट. और जब 1919 में सूर्य ग्रहण पड़ा तो उसने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी. ठीक है. आइंस्टाइन हैड correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected. Deflected होता है कि जिसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, दिशा बदल दी जाए, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. और आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही 1915 में ही जब उनकी थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी, तभी ये बता दिया था कि अगर बहुत ही उन्होंने करेक्टली कैलकुलेट करके दिया था बहुत पहले ही एडवांस में, कि विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. ये अगेन फिजिक्स का पोर्शन है. इसको समझाने के लिए, जैसे कि अगर सूरज बीच में आ रहा है तो जो स्टेशनरी स्टार्स हैं, हम लोग सब जानते हैं कि स्टार्स स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं, वो नहीं हिलते. तो सूर्य ग्रहण की वजह से वो जो हमको स्टार जहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दूसरी जगह फील होता है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ फिज़िक्स एक्चुअली बच्चों. तो उसकी दिशा बदली हुई दिखाई देती है, जबकि स्टार अपने जगह पे ही होता है. तो ये उन्होंने बहुत 1915 में ही डिक्लेयर कर दिया था, और जब 1919 में जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो ये बात प्रूव हो गई थी. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. और न्यूज़पेपर्स ने उनके काम को एक बिल्कुल साइंटिफिक, विज्ञान की एक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक क्रांति का नाम दिया था. 13. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. We all know कि नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है. उनकी विल में था कि विल पर बेस्ड है अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे. ठीक है. और 1895 में इस्टेब्लिश हुआ था नोबेल प्राइज़, की नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए, और सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था. ठीक है. तो अल्फ्रेड आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. तो इन आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1921 में पहले मिला था. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस. लॉडेड मतलब प्रेज्ड, बहुत प्रशंसा की गई थी प्रेस के द्वारा. जो प्रेस होती है जहाँ पर न्यूज़पेपर छपते, तो उनके ऊपर ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स, और उनके ऊपर उनको बहुत आदर और इन्विटेशंस मिले पूरे वर्ल्ड से. और उनकी प्रेस ने, जो प्रेस होती है, उन्होंने बहुत प्रशंसा की, जो न्यूज़पेपर जहाँ पब्लिश होते हैं, मैगजीन्स पब्लिश होती. सी नंबर 14. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. और जब हिटलर, नाजीज, जो हिटलर का शासन आया 1933 में जर्मनी में, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, यूएसए, अमेरिका चले गए हमेशा के लिए. एमिग्रेटेड होता है कि जो अपनी कंट्री को परमानेंट छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली रहने के लिए चला जाए, हमेशा के लिए. तो जब नाजीज़ की पावर आई जर्मनी में 1933 में, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years later
The discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar, है ना। और जब 5 साल बाद जब जर्मनी में, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है ना, जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पर एक न्यूक्लियर फिजन पे डिस्कवरी हुई जो जिससे अमेरिका के जितने फिजिसिस्ट थे, अमेरिका के जितने भी फिजिस्ट के साइंटिस्ट थे, है ना, फिज़िक्स के लिए जो काम करते थे, उनमें बहुत ही वो अप्रोर हो गया, बहुत ही अपसेट हो गया, क्योंकि अभी आके पता चलेगा मेनी ऑफ दम हैड फ्लेड फ्रॉम फिजिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। और उसके बाद जब ऐसे उन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियर, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे, तो फिज़िक्स वाले तो ये सब समझ सकते हैं कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब कितना इफेक्ट डाल सकता है अगर वो कहीं पर फेंक दिया जाए। तो वो सब जो थे आइंस्टाइन की तरफ फ्लेड कर गए, भाग गए वहाँ से, जर्मनी से, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, और जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड द यूज एन एटॉमिक बम, और उनको सब डर था कि नाजीज जो थे अब एटम बम बना सकते थे, है ना। तो जितने फिज़िक्स वाले थे, लेमैन आदमी तो इतना नहीं समझ पाता, लेकिन फिज़िक्स वाले जो होते हैं वो समझ गए कि भैया ये डिस्कवर किया, अब तो ये एटम बॉम्ब बना सकते हैं। सी द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अर्जिंग ऑफ द कलीग होता है कि अपने कलीग की, अपने एक साथ काम करने वाले की रिक्वेस्ट पे, अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट पे, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। और अपने एक कलीग की रिक्वेस्ट पे उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और जो उस समय थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वॉन्ड, और जिस लेटर में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को वॉर्न किया, वार्निंग दी कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी। और उन्होंने कहा कि अगर एक सिंगल बॉम्ब बेस टाइप का जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो जर्मनी ने बर्लिन में बना है, डिस्कवर हुआ है, अगर एक सिंगल बॉम्ब भी एक्सप्लोड कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसका विस्फोट जाए एक पोर्ट पर, पोर्ट होते बंदरगाह जो समुंदर के किनारे किनारे होते हैं जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर फेंक दिया जाए तो might very well destroy the whole port together with the some of the surrounding territory। तो हो सकता है कि ये पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे, और उसके पास आसपास जितने भी टेरिटरीज है, जितना एरिया है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल बॉम्ब इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये बात उन्होंने चेतावनी लेटर में अपने ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दी, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इसका प्रभाव ये हुआ कि कोई ऐसा नहीं था कि उसका प्रभाव नहीं पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिकन ने भी सीक्रेटली एटम बम तैयार कर लिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि कहीं जर्मनी ना छोड़ दे, तो जो है अमेरिका वालों ने भी बना लिया। and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। या 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, हम सब जानते हैं, और अमेरिका ने क्या किया, एक बॉम्ब बनाया और उसको जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंक दिया, ठीक है। वी ऑल नो कि उसकी वजह से आज तक लोग बताते हैं कि लोग लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, इतना भयंकर था वो बॉम्ब, जो कि 1945 में फेंका गया था। अमेरिका ने जापान के सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंका गया था। 16 आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और इसको देख के आइंस्टाइन जो थे बहुत हिल गए, बहुत ही गहराई से हिल गए, मतलब ये क्या कर दिया। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन पब्लिक मिसिव होता है एक लॉन्ग लेटर, बहुत लंबा सा लेटर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुई थी तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी कि इस टाइप की वॉर फिर से ना हो कभी, उसका मेन पर्पस यही था। तो उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत लंबा सा लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक पूरे संसार की एक सरकार होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रपोजल दिया, कि मतलब एक आइडिया दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसा कि रूजवेल्ट पे प्रभाव पड़ा था उनके लेटर का कि उन्होंने भी अपना बना लिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी बात पे। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, डिकेड होता है बच्चों 10 साल का समय, डिकेड इज़ 10 ईयर्स,
ठीक है, जैसे 100 साल की सेंचुरी होती है ना, ऐसे डिकेड इज फॉर 10 ईयर्स. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और बाद के अगले 10 सालों में आइंस्टाइन जो थे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और राजनीति में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और वो बहुत उन्होंने आंदोलन किया, बहुत उत्तेजना लोगों में पैदा की, टू फॉर एन एंड टू द आर्म्स, कि ये जो बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलर, और जो ताकि ये जो आर्म्स हथियार ये सब बन रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने लोगों में आंदोलन किया, उत्तेजना पैदा की. और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हो गए थे, तो उन्होंने कंपेन किया काहे के लिए, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए और शांति बनाए रखने के लिए दुनिया में. ठीक है, तो ये हमको बताता है कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी काम करे. तो इस हम लोग का लेसन का नाम भी है इसी ना, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्योंकि वो उनका दिमाग वो अच्छा सोचते थे लोगों के लिए, पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, कि प्रजातंत्र जो, क्योंकि वो नाजीज़ जैसे हिटलर का वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो छोड़ के अमेरिका चले गए थे, कि डेमो ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही राजा का शासन चले, ऐसा नहीं हो, प्रजातंत्र. 17 देखिए, व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. विजनरी होता है कि जो आज की सिचुएशन में की स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्या होगा वो जान ले. भविष्य दृष्टा हिंदी में कहते हैं, कि जो भविष्य को देख सके. तो जब उनकी 1955 में डेथ हुई, 76 साल के थे वो, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, उनको एक भविष्य दृष्टा के रूप में देखा गया, सेलिब्रेट किया गया, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और पूरी दुनिया के नागरिक, क्योंकि वो वर्ल्ड पीस में बिलीव करते थे. ही हैड अ ब्यूटीफुल माइंड, है ना, जो विश्व शांति में भरोसा रखता हो, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस. और उसके साथ ही वर्ल्ड सिटीजन भी माना गया उस समय उनको, और एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट. सो दिस इज़ अबाउट द आइंस्टाइन and the beautiful mind that he had. So go through this lesson, watch the video carefully, try to get the difficult words, children, and thank you so much.